Hello student, welcome to our YouTube channel. Kindly like and subscribe if it is useful for you. और अगर आप वीडियो देखते हुए अगर किसी तरह का क्वेरी रेज होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर रिप्लाई उस पर दें। Okay, so now let us start with the second video which is related with the cells structure and function. ये वीडियो मेनली बेस्ड होगा प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल पे। सो लेट अस देखा जाए। Prokaryotic cells is actually represented by the bacteria, blue-green algae, that is the cyanobacteria, mycoplasma and the PPL. जो भी प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले सेल्स होंगे दे आर एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर, क्योंकि आप पहले भी जानते होंगे कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ये यूकैरियोटिक सेल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली स्मॉलर साइज के होंगे और इनमें मल्टीप्लिकेशन का रेट कंपैरेटिवली रैपिड होगा कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। सो अब एक क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि आखिर क्यों प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम जो है वो स्मॉलर साइज के होते हैं जनरली कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सिस्टम। ओके, नाउ यहाँ डिफरेंट रेंज ऑफ सेल्स दिए गए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल सिस्टम का रेंज जो है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी में जो पहले मेंशन है कि वो 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। सो साइज के मामले में थोड़ी वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, पीपीएलओ का साइज जो है वो ऑलमोस्ट 0.01 माइक्रोमीटर और वायरस के साइज जो है, सो ये आपके लिए काफी वाइटल इंफॉर्मेशन होगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आप रेंज को थोड़ा सा फोकस रहें। नाउ साइज के बारे में बात करने के बाद हम लोग अगर शेप कर लेकर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम के ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके वेरिएबल शेप साइज हो सकते हैं। प्रेफरेबली हम लोग यहाँ बात करेंगे बैक्टीरियल सेल सिस्टम की। बैक्टीरिया हो सकता है कि वो रॉड शेप्ड का हो, स्फेरिकल शेप्ड का हो, या कॉमा शेप्ड हो, या स्पाइरल शेप्ड हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप they are categorized into the different categories which is actually detailed in this picture, जहां आप देख सकते हैं कि कोकाई जो स्फेरिकल है उनको कोकाई बोलते हैं, जो रॉड शेप्ड होते हैं उन्हें बैसिलस बोलते हैं, जो कॉमा शेप्ड होते हैं उन्हें विब्रियो बोलते हैं, जो स्पाइरल शेप्ड के हैं उनको स्पाइरलम बोलते हैं। ओके, नाउ सी प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सिंपल, स्ट्रक्चरली दे आर क्वाइट सिंपल बट फंक्शनली दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अगर आप कंपैरिजन करें ह्यूमन सिस्टम से प्रोकैरियोटिक सिस्टम या बैक्टीरियल सिस्टम को, तो आप गौर करेंगे कि हम लोग के बॉडी में बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स हैं जो सब मिलकर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्स का डेवलप्ड है, उसके बावजूद वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो लाइफ के सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं। नाउ शेप साइज के बारे में बात कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। सो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनका बाउंड्री स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल का बना होगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता, दे आर एक्चुअली वॉललेस प्रोकैरियोट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में देखें तो हम लोगों ने सेल इनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस पे फोकस किया है। सेल इनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम की बाउंड्री को बोलते हैं। सो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनका बाउंड्री स्ट्रक्चर सेल इनवेलप कहलाता है और ये काफी केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नाउ in the bacteria, this cell envelope comprises of the 3 different layers. The outermost layer is known as the glycocalyx, which is followed by the cell wall, and ultimately it is followed by the plasma membrane. Although these 3 different layers combinedly known as the cell envelope, and the prime function of this cell envelope is the protection. So ये cell envelope का prime function cells का protection करना है। लेकिन इसके अलावा सेल इनवेलप के ये जो डिफरेंट लेयर हैं इनके अपने अलग अलग यूनिक फंक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट लेयर के तौर पे अगर ग्लाइकोकैलिक्स या आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनके कंपोजिशंस बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिफरेंट हो सकते हैं।
On the basis of their physical structure, glycocalyx or the outer membrane are of two type. अगर glycocalyx लूज शीथ स्ट्रक्चर है, कोलोइडल फ्लूडी फॉर्म्स में अपीयर्ड होता है, then it is known as the slime layer. Or if it is present in the solid, tough, thick structure, then it is known as the capsule. The function of that glycocalyx or the outer membrane is sometime the adherence, ये किसी जगह से किसी particular positions पे attach होने में मदद करता है, और कभी कभी ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर जब इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं तो ये कैप्सूल उस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनहिबिट करते हैं. सो दे एक्चुअली ट्राई टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द इम्यूनोलॉजिकल एक्शन. नाउ ग्लाइकोकैलिक्स के इनसाइड बात करें तो क्या मिलेगा? सेल वॉल. नाउ दिस सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द बैक्टीरिया एंड इट इज the strongest structure of the cell envelope, okay, which actually prevent the collapsing or the bursting of the bacteria. Okay, now बैक्टीरिया के लिए ये सेल वॉल काफी वाइटल स्ट्रक्चर्ड है, और डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रुप में इस सेल वॉल और सेल इन्वेलप के कंपोजिशंस थोड़े वेरिएबल्स होते हैं. So now on the basis of the cell envelope or the cell wall and even the response of the staining, bacteria are classified into the two different group. चलिए यहाँ हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेनिंग की. स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को कलर्ड करते हैं. चूंकि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो कलरलेस होते हैं, और चूंकि माइक्रोस्कोपिक हैं, कलरलेस हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करना काफी मुश्किल होता है. सो किया क्या जाता है कि किसी तरह के कलर्ड कंपाउंड से, स्टेन कंपाउंड से इन बैक्टीरिया को, इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को कलर्ड किया जाता है ताकि इनका विजुलाइजेशन इजियर हो सके. लेकिन ये जान ले कि स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप माइक्रोब्स को केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं और वो अल्टीमेटली किल्ड आउट हो जाते हैं. तो ये एक हिडन क्वेश्चन या हिडन इंफॉर्मेशन देख लें कि स्टेनिंग के बाद कोई लाइफ नहीं बचता माइक्रोब्स में. ओके, नाउ फोकस टू द टॉपिक कि यहां हम लोगों ने स्टेनिंग, बैक्टीरियल स्टेनिंग की बात की. तो बैक्टीरियल स्टेनिंग जो होगा वो सेल वॉल के कंपोजिशंस पे डिपेंड करेगा. सो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की, और इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू ये देखने को मिला कि बैक्टीरिया के दो डिफरेंट ग्रुप हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोजिशन. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच एक्चुअली स्टेन आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग and appeared violet. okay, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो ग्राम स्टेनिंग पे नहीं हो पाता और वो आगे चलकर पिंक कलर से अपीयर होते हैं आफ्टर द काउंटर स्टेनिंग, जो आपके सिलेबस में नहीं है. सो आप ये ध्यान रखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के अपीयर होंगे आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर होंगे as a pink. Now, सेल वॉल के बारे में बात यही खत्म होती है. नेक्स्ट सेल इन्वेलप लेयर अगर आप देखें, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज अ सेमी परमेबल स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री और द एग्जिट ऑफ द मेटाबोलाइट अक्रॉस द सेल. कि अगर आप देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ये तय करता है कि प्रोकैरियोटिक सेलुलर सिस्टम के अंदर कौन सा मटेरियल इनसाइड जाएगा और कौन सा मटेरियल आउटसाइड जाएगा. ओके, सो इट इज एक्चुअली रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल across the cell envelope. Now इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी किसी लोकलाइज्ड पोजीशंस पे एक डिफरेंशिएटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसे मीजोजोम बोला जाता है. इट इज एक्चुअली द
इनफोल्डेड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्मिक एरिया। ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर हो सकता है कि वेसिकल के फॉर्म में या ट्यूब्यूल के फॉर्म में या लेमली के फॉर्म में अपीयर्ड हो। This mesosome perform the various vital function in the prokaryotic system, like the cell wall formation, like the DNA replication, like the distribution of the cytoplasmic content in the outer cell during the binary fission or the cell division. Apart from it involved in the respiration, that's why sometimes mesosome is known as analogous to eukaryotic mitochondria. It also involved in the secretion. Since it increased the overall surface area of the plasma membrane, so it actually make the activity more efficient. Okay. Now, देखा जाए कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया में यही मेसोसोम एक्सटेंड कर कर अल्टीमेटली बड ऑफ हो जाते हैं और ये बड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमेटोफोर के फॉर्म में अपीयर होते हैं, जिसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड होंगे। इवोल्यूशन के टर्म में देखें तो यही क्रोमेटोफोरिक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली थैलाकोइड के फॉर्म में डेवलप होंगे और यही साइनोबैक्टीरिया अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में डेवलप होंगे, जो हम लोग प्लास्टिड वाले चैप्टर में इसे डिटेल करेंगे। नाउ सेल इन्वेलप की बात खत्म हुई तो सेल के अपर सरफेसेस पे कुछ सेलुलर एक्सटेंशन भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो एक्सटेंशन के फॉर्म में सेल इन्वेलप के ऊपर देखते हैं। that is one of the structure is flagella. So those bacteria which is motile in nature, they having the some tubular structure over their surface and that tubular structure is known as the flagella. फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उनमें 3 बेसिक सब पार्ट देखने को मिलेंगे, दैट इज द फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। सो फिगर में आप देख सकते हैं कि 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं। बेसल बॉडी जो है वो सेल इन्वेलप के अंदर बरीड होगा। हुक वो स्ट्रक्चर्ड है जो जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच करता है और फिलामेंट एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्ड है जो सेल इन्वेलप के आउटसाइड जो है एक्सटेंड करता है। दैट फिलामेंट इज एक्चुअली मूव इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर and responsible for the motility of the bacteria. Okay. Now, apart from the flagella, there are some other cellular extension present over the surface of the cell envelope, that is pili or the fimbri. This pili or fimbri is chemically similar. Both are made up of the pilin protein. लेकिन अगर आप पिलाई को देखें तो पिलाई का स्ट्रक्चर फिम्बरी के कंपैरिजन में थोड़ा इलोंगेटेड होगा एंड इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कंजुगेशन ट्यूब ड्यूरिंग द बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन प्रोसेस। सो यूं कहें कि पिलाई का इन्वॉल्वमेंट मेनली बैक्टीरियल रिकम्बिनेशंस में होगा, जबकि फिम्बरी की बात करें तो ये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर हैं। प्रेफरेबली इसका ये वर्क है कि वो किसी जनरल बॉडी सरफेस के साथ अटैच होते हैं। ओके, अब ये जनरल बॉडी सरफेस होस्ट टिश्यू भी हो सकते हैं। सो इट समहाउ फैसिलिटेट द अटैचमेंट फ्रॉम देयर सबस्ट्रेटम। चलिए, सेल इन्वेलप और सेल इन्वेलप के एक्सटेंशंस को कंप्लीट करते हुए अब हम लोग सेल इन्वेलप के इनसाइड चले। सो नाउ सी the majority of the area in the bacterial system is made up of the colloidal solution that is known as the cytoplasm. So figure में आप देख सकेंगे कि majority of the जो area bacterial prokaryotic cell system का है that is actually the cytoplasm, जहाँ majority of the metabolic activity execute होते हैं। Now see, within that cytoplasm there is an absence of well defined nucleus. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता।
लेकिन that non-well defined nucleus is sometimes known as the nucleoid or the genophore. That nucleoid contain a single chromosome which is not enveloped, it is actually naked. Why it is called as naked? Due to the absence of the histone protein. So histone protein का absence होता है bacterial chromosome में, bacterial genomic DNA में. So that's why the bacterial chromosome is known as single naked circular DNA. Now, see, in various bacteria, apart from the bacterial chromosome, DNA is present also in form of a small DNA that is known as the plasmid. Plasmid एक small extra chromosomal naked circular DNA है जो वेरियस बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी वाइटलिटी ये है कि प्लाज्मीड के अंदर कुछ ऐसे डीएनए कंपोनेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं. अगर हम लोग इसे किसी तरीके से कंपेयर कर पाएं तो ये समझें कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम अगर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है तो प्लाज्मीड पेन ड्राइव है. सो अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन लेना होता है तो यूजुअली आप पेन ड्राइव लेते हैं, पेन ड्राइव से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं. सो बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया से किसी तरह के जीनोमिक कंटेंट को लेना चाहता है या देना चाहता है तो दे आर प्रेफरेबली यूज दैट प्लाज्मिड फॉर द ट्रांसफर. ओके, it helps the rapid transfer of the genomic content from the one bacterium to the another bacterium, okay, during the process of bacterial recombination. So that will be the vitality of that plasmid. Okay, उन्हीं characters के बारे में बात करें तो that is one of the character is resistance to antibiotic. आज के डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मिलते हैं. रीजन क्या है? बैक्टीरिया ने किसी खास तरह के जीनोमिक सीक्वेंस डेवलप किए जो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस उन्हें बनाता है, और वो पार्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट वो प्लाज्मिड के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज द सेल ऑर्गेनेल्स. सो इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम राइबोसोम इज ओनली द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म. क्योंकि हमने पहले भी बात की कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का एब्सेंस होता है. ओके, सो इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म in name of the cell organelle there is a presence of the ribosome and another structure present in the prokaryotic cytoplasm, that is the inclusion. It is a non-living structure, non-living precipitated structure present in cytoplasm of the prokaryotes, perform various function like the storage. चलिए राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर बात करें तो वो लगभग जो अगर कहें तो नैनोमीटर के रेंज में होंगे. राइबोसोम जो होगा प्रोकैरियोटिक सिस्टम का उसे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम बोला जाता है, विच इज कंप्राइजेज ऑफ द टू सब यूनिट स्ट्रक्चर, दैट इज द 50s एंड द 30s. सो 50s और 30s अटैच होते हैं और ये 70s स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. ओके, नाउ अगर मल्टीपल राइबोसोम्स एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के ऊपर लाई करते हैं तो ये मल्टीपल राइबोसोम्स को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी बोला जाता है. ओके, विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सो सी इन पिक्चर, large subunit है, small subunit है, they are aligned over the surface of the mRNA during the process of protein synthesis. Now inclusion body, हमने भी जस्ट बात की कि ये inclusion body एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इसे आप सेल ऑर्गेनेल्स कतई ना समझें. इट इज एक नॉन लिविंग प्रिसिपिटेटेड स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करने के लिए किया जाता है. सो प्रोकैरियोट्स contain the various type of cell inclusions body like the phosphate granules, cyanophycean granules, glycogen granules. So that glycogen granules suggest that the storage material, reserve food material of the bacterial system is glycogen.
साथ में देखें तो इसी इंक्लूजन बॉडी का एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर दैट इज द गैस वैक्यूल। ये गैस वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा इंक्लूजन बॉडी होगा जिसके अंदर गैस स्टोर्ड होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। So that is all over about the prokaryotic cellular organization.